जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतर तरीका के साथ जेपीएससी की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, एक मेरा छोटा सा प्रयास है झारखंड के उन तमाम बच्चों के लिए जो बहुत ही खराब कंडीशन से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, या फिर वैसे बच्चे जो जिनके पास पैसा नहीं है, या फिर वैसे बच्चे जिनके पास जानकारी का अभाव है। तो भाई आप लोग को डरना नहीं है, शांतिपूर्वक जो है एक एक चीज को ना हम आपको इतना बता देंगे कि जेपीएससी आपको ग्रुप डी से आसान लगेगा। थोड़ा विश्वास कीजिए, थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा। क्योंकि थोड़ा हम भी हैं कि मेहनत करना पड़ता है, एक एक क्वेश्चन रेडी करने में बहुत टाइम लगता है, कंटेंट जुगाड़ करना पड़ता है और थोड़ा मेहनत तो है। तो दोस्तों, हम लोगों ने जिस तरह से स्टार्ट किए थे प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर राइटिंग का छठा जेपीएससी का, तो उसमें हम लोग पेपर थर्ड हिस्ट्री ज्योग्राफी, पेपर 4 पीए पॉलिटी, पेपर 5 इकोनॉमिक्स, अब पेपर 6 अंतिम पड़ाव में आ गए हैं। इसका ऑब्जेक्टिव हम नहीं करवा देंगे। इसका आंसर राइटिंग में जो सेक्शन सी था फिजिक्स, सॉरी सेक्शन ए था फिजिक्स, वो हम कंप्लीट करवा चुके हैं आप लोग को। फिर आपका जो है सेक्शन जो है आपका बी था बायोलॉजी, वहाँ से 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। फिर सेक्शन सी झारखंड वाला एग्रीकल्चर साइंस, वहाँ से 2 क्वेश्चन हो गया है। अब डी नंबर में हम लोग आ गए हैं, यहाँ पे ठोस अपशिष्ट का प्रबंध क्या है, नगरीय और औद्योगिक अपशिष्ट के कारण प्रभाव और नियंत्रण के उपाय लिखे। ये क्वेश्चन आपको करवाएंगे आज। इसके बाद एक और क्वेश्चन बचेगा जलवायु परिवर्तन वाला, ये कंप्लीट करेंगे, आपका सेक्शन डी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ई में आएंगे, ये पूरा साइंस का ही 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है, कंप्लीट हो जाएगा आपको। उसके बाद हम लोग छठा जेपीएससी खत्म, 7th जेपीएससी हम लोग आ जाएंगे। तो दोस्तों, आप सबका सरई पाठशाला में स्वागत है। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो पुराने नए जो भी हैं भाई कि कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आप लोगों का कमेंट पढ़ के एनर्जी बहुत मिलता है, पता चलता है कि हम क्या काम कर रहे हैं। आप लोग जहाँ से भी हैं, झारखंड के जिस कोने से भी हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें कि भाई झारखंड में हम यहाँ से हैं, ताकि हम भी समझ पाएँ कि हम किन किन लोगों से जुड़ पा रहे हैं। दोस्तों, अभी जो है आप देख पा रहे हो आंसर राइटिंग का जो सेशन है हम लोग आप पढ़ेंगे। आपको हम दिखाते हैं, क्वेश्चन ये है आप लोग का पेपर 6 का जनरल साइंस इन्वायरमेंटल एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट साइंस का डी नंबर सेक्शन है। इन्वायरमेंटल साइंस पर्यावरण विज्ञान, ये सेक्शन से ये क्वेश्चन यह पूछा गया है, ठोस अपशिष्ट का प्रबंध क्या है, नगरीय और औद्योगिक अपशिष्ट के कारण प्रभाव और नियंत्रण के उपाय लिखे। यही क्वेश्चन है। अब आपको हम डायरेक्ट सिलेबस में लेके आते हैं बिना कुछ दिमाग लगाए कि कहाँ पे क्या है। सीधा समझिएगा कि आप लोग जरा आपको प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। आपका सिलेबस का इतना बड़ा प्रिंट आपको नहीं रखना है सिलेबस का, क्योंकि वो डर लगता है इतना बड़ा सिलेबस। देखिए 5 पेज का सिलेबस है, प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। देखिए आपका यहाँ पे सेक्शन सी है, सेक्शन डी में सॉरी आपका ये जो है साइंस का सब 6 नंबर है। साइंस में सामान्य विज्ञान वातावरण तकनीकी विकास ये है। अब यहाँ पे आइएगा सेक्शन डी, सेक्शन डी में आपको देखिएगा ठोस अपशिष्ट प्रबंध, यहीं पे है। ये पूरा जो सेक्शन डी है भाई, हम बार बार बोल रहे हैं आप लोगों को, मेरा बात समझिएगा, मेरा बात थोड़ा सा याद रखिएगा। ये सेक्शन डी सबसे इंपॉर्टेंट है साइंस में, क्योंकि जो सेक्शन डी है ना आपको हर जगह काम देगा। इकोनॉमिक्स में भी देगा, आपका ज्योग्राफी में भी देगा, आपको हर जगह काम देगा। ज्योग्राफी का सेक्शन सी आप जब पढ़िएगा, आंसर राइटिंग कीजिएगा, यहाँ से आपको बहुत फायदा होगा। इकोनॉमिक्स का हर एक कंटेंट में आप यहाँ इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ये आपको फायदा हो जाएगा। तो और आपका ना बहुत इंपॉर्टेंट जो भूमिका निभाता है आपका सेक्शन डी, क्योंकि ये ना आप पूरा इसका ना अच्छा से नोट्स तैयार कर लीजिएगा खुद का, और नहीं है तो हम धीरे धीरे कर देंगे भाई, बकाना नहीं है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं 15 जेपीएससी का, उनको टेंशन नहीं लेना है। 14 जेपीएससी वाले थोड़ा सा क्या है कि हम भी लेट स्टार्ट किए हैं भाई मेरे, और थोड़ा सा इस बार आप लोग के लिए हम उतना काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कोशिश रहेगा मेरा कि भाई जितना हो सकता है हम आप लोग के लिए कंटेंट डालते रहें, ताकि आप लोग का तैयारी होता रहे। हम समझ रहे हैं आप लोग जिस पीड़ा में अभी होंगे, हम भी उस पीड़ा में कभी थे कि उस हड़बड़ी में कि कहीं से कंटेंट मिल जाए, कहीं से नोट्स मिल जाए, कहीं से आंसर राइटिंग हम कर लें। तो थोड़ा अब भी जानते हैं कि जेपीएससी जो है 10 दिन 20 दिन का गेम नहीं है, उसके पीछे एक निरंतर प्रक्रिया चलती है, टाइम लगता है। तो थोड़ा आप लोग अपने से भी हार्डवर्क कीजिए, 2-3 क्वेश्चन लिखिए, और हम एक क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, यहाँ से भी ना हम एक एक क्वेश्चन को कर रहे हैं। इससे आप समझ में आ जाएगा आंसर राइटिंग कैसे किया जाता है। झारखंड में बहुत सारे बच्चे प्रीलिम्स निकाल लेते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता कि आंसर राइटिंग कैसे करना, कहाँ से करना, कंटेंट कहाँ से जुगाड़ करना, किस तरह आंसर राइटिंग करेंगे, बॉडी क्या होगा, इंट्रो क्या होगा, कंक्लूजन क्या होगा, डायग्राम कैसे बनाएंगे, फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे, ये सब ना थोड़ा सा अभाव रहता है। इस कारण से क्या है कि मेंस में उन लोग का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, हम आप लोग के लिए इतना काम कर देंगे ना कि ये सब जो बेसिक सा चीज़ है उसका आपका डर ही नहीं रहेगा। आपको कंटेंट के साथ जितना सारा नॉलेज है आप हम बांटने का प्रयास करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, क्या क्या समस्या को, क्या आपको ज़रूरत है, क्या जानकारी चाहिए, सब आपके लिए हम धीरे धीरे करके, लेकिन एक दिन आप लोग हम इतना कंटेंट डाल देंगे ना कि आपको ग्रुप डी से आसान लगेगा जेपीएससी। मेरा बात याद रखिएगा,
मेरा कॉन्सेप्ट ही है कि आपको रेलवे ग्रुप डी से या कोई भी ग्रुप डी लेवल का एग्जाम है उससे आपको आसान लगेगा जेपीएससी। पूरा जेपीएससी में हम इतना कंटेंट डाल देंगे आप लोग के लिए दोस्तों। तो थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा विश्वास और थोड़ा सा प्यार, सब जरूरी है एक साथ। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आंसर राइटिंग। देखिए ये क्वेश्चन नंबर ना 33 है, 33, यानी इससे पहले हम 32 क्वेश्चन कर दिए। जो बिल्कुल नए जुड़े हैं चैनल से, आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग स्टार्टिंग से आंसर राइटिंग कीजिएगा, बीच से नहीं कीजिएगा कि भाई। और जो बिल्कुल 15 जेपीएससी के या नेक्स्ट जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो तो स्टार्टिंग से ही लिखिएगा, चाहे आप आज चैनल में जुड़े हैं या पहले जुड़े हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से कीजिएगा। और आप लोग ना हल्का हल्का ना उसका और अच्छा तरीका से नोट्स भी बनाते रहिएगा ताकि आपका और फायदा हो। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, ठोस अपशिष्ट का प्रबंध क्या है, नगरीय और औद्योगिक अपशिष्ट के कारण प्रभाव व नियंत्रण के उपाय लिखें। व्हाट इज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, राइट कॉजेज, इफेक्ट एंड कंट्रोल मेथड्स ऑफ अर्बन एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब देखिए ये क्वेश्चन ना आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन पता ये क्वेश्चन कितना भाग में डिवाइड है, पहले समझिए। ठोस अपशिष्ट का प्रबंध क्या है, ये एक क्वेश्चन हो गया। नगरीय और औद्योगिक अपशिष्ट के कारण, ये 3 क्वेश्चन है। देखिए यहाँ नगर का अलग और औद्योगिक का अलग है। नगरीय और औद्योगिक अपशिष्ट के कारण, यह 3 हो गया। इसका इफेक्ट, प्रभाव 4 हो गया, और नियंत्रण के उपाय 5। यानी पूरा जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, ये 5 हिस्सा में डिवाइड है। आपको हर एक कोना को पकड़ना होगा। ये नहीं कि ठोस अपशिष्ट प्रबंध जो आप देख रहे होंगे सिलेबस में, यहाँ आप नोट्स बनाए होंगे, दिखाते हैं आपको, यहाँ पे आप नोट्स बनाए होंगे ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, और यहाँ से क्या कीजिएगा, लिख दीजिएगा। ऐसा नहीं करना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये सबसे बड़ा चीज समझना है कि क्वेश्चन पूछा क्या, और जो पूछा है ना आप वही लिखिएगा ना, आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा ज़्यादा हीरो बनने से। आप बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हीरो बन जाएंगे कि ऐसे नहीं होगा, वैसे होगा, वैसे नहीं ऐसे होगा। अरे भाई सब होगा, लेकिन यह क्या बोला है पहले समझिए। ये जो बोला है वो कीजिए। आप इसे जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, हम हो सकता है कि हम यह जो आंसर राइटिंग किए आपके पास इससे बढ़िया नोट्स होगा, हम मानते हैं कि नोट्स आपका बढ़िया हो सकता है, लेकिन नोट्स में जो आपका है और वो नहीं पूछा है तो क्या फायदा यहाँ पे डालने का, कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि क्वेश्चन क्या बोलता है उसको समझना है और उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। तो यहाँ देख रहे हैं ठोस अपशिष्ट का प्रबंध क्या, पहला 1 पॉइंट है। नगरीय और औद्योगिक अपशिष्ट के कारण, यह 3 पॉइंट हो गया। पहला नगर और दूसरा क्या हो गया, औद्योगिक इंडस्ट्रियल वगैरह, यानी 3 हो गया। चौथा नंबर में क्या, प्रभाव, इफेक्ट क्या पड़ता है, और क्या है, नियंत्रण के उपाय 5। यानी समझिए हम आपको क्या क्या करवाने वाले हैं। पहला नंबर में क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन करवाएंगे, कुछ हम करंट फैक्ट डाल दिए हैं, क्या कि ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा करंट डालने का जरूरत था इसलिए हम डाल दिए। अब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि इकोनॉमिक्स मतलब करंट, जहाँ भी आपका जो साइंस का कुछ पोर्शन वहाँ मतलब करंट। करंट भाई मेरा बात याद रखिए, करंट खाना नहीं है, करंट नमक है जो सब्जी में या फिर हम लोग जो खाना बनाते हैं उसमें डाला जाता है स्वाद के लिए, ना कि वो खाना है। खाना आपका जो है चावल दाल सब्जी आपका पूरा मेन बॉडी है, इंट्रोडक्शन है, कंक्लूजन है। ये नमक की तरह काम करता है। आप कितना कुछ बना लीजिएगा, नमक नहीं डालिएगा ना, आपका आंसर राइटिंग बढ़िया नहीं होगा, आपको ज़्यादा नंबर नहीं मिलेगा। तो इसको नमक की तरह यूज करता है, चुटकी भर, बस इतना ही करंट का रोल है। करंट यहाँ बहुत कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत यूज करना, अदरवाइज आप नहीं भी कीजिएगा ना तो 40 में आप बहुत अच्छा लिखे हैं ना तो आपको 27-28 नंबर मिल जाएगा। लेकिन करंट आप डाल दीजिएगा ना 30-32 तक पहुंच जाइएगा, बस इतना ही है कहानी। इसलिए करंट को लेकर ज़्यादा हेक्टिक आपको नहीं होना है। देखिए यहाँ हो गया प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, फिर यहाँ हम करंट डाटा डाल दिए हैं। फिर यहाँ देखिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्या है, तो इसको थोड़ा यहाँ पे लिख दिए हैं कि यहाँ क्वेश्चन पूछा है ना कि ठोस अपशिष्ट प्रबंध क्या है, तो ये तो प्रस्तावना में ही क्लियर हो जाएगा आपका कि क्या है। फिर हम करंट डाटा डाल दिए हैं और थोड़ा सा ना इस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए कि क्या है उसके अनुरूप इसको हम लिख दिए हैं। ये हो गया कहानी आपका 3 फैक्ट। नगरीय और औद्योगिक अपशिष्ट के कारण, इसको 2 भागों में हम डिवाइड कर दिए हैं, नगरीय अपशिष्ट के कारण और अगला क्या है, औद्योगिक अपशिष्ट के कारण, तो इसको हम डिवाइड कर दिए हैं। फिर क्या है आपका यहाँ ठोस अपशिष्ट के प्रबंध के प्रभाव, इफेक्ट, इसको हम डिवाइड कर दिए। देखिए यहाँ फ्रेमिंग करके लिख दिया गया और ज़्यादा वर्ड में नहीं लिखे, कम कम वर्ड में हम कहानी जो है पूरा जो घुसने का प्रयास किए। नियंत्रण के उपाय, कंट्रोल मेजर्स, ये 4 पॉइंट में उसको क्लियर किए हैं, देखिएगा। फिर आपका जो है आगे की रहा वे फॉरवर्ड, एक क्वेश्चन का डिमांड है इसलिए लिखना पड़ता है। फिर देखिए यहाँ पे एक छोटा सा पोएम हम लिख दिए हैं, उसके बाद जो है उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। यानी पूरा जो आंसर राइटिंग आप देखिएगा ना 600 से 700 वर्ड के बीच में है, लेकिन पूरा आपका काम किया गया। 1 नंबर में इंट्रोडक्शन, 2 नंबर में करंट डाटा, 3 नंबर में कि ठोस अपशिष्ट प्रबंध क्या है, इसको हम प्रयास किए डील करने का, 3 हो गया। 4 नंबर में नगरीय अपशिष्ट के कारण, 5 नंबर में औद्योगिक अपशिष्ट के कारण, अगला क्या है ठोस अपशिष्ट का प्रभाव, ये हो गया छठा आपका
पॉइंट रहेगा यहाँ पे। 7वां में है इसका उपाय, किस तरह उपाय करेंगे नियंत्रण का। उसका 8वां नंबर में आगे की राह, वे फॉरवर्ड। 9वां नंबर में एक हम पोएम डाल दिए हैं और 10वां में नंबर में है कंक्लूजन। यानी पूरा जो आंसर राइटिंग आप देख रहे हैं ना, ये हर तरह से जो जो पूछा है वो किया गया है। जिस गाना का डिमांड है उसी गाने का आपको डांस करना है। आपके पास हो सकता है आप मुकाबला गाना में डांस कर रहे हैं, लेकिन वहाँ मुकाबला नहीं पूछा है, कुछ और गाना वहाँ आ गया है, तो भाई आपको वहाँ राजा की आएगी बाराते गाना है, तो आपको उस तरह डांस करना है। यहाँ जो क्वेश्चन है, मेरा बात समझ लीजिए, जो क्वेश्चन है उसके अनुरूप आंसर लिखना है, अदरवाइज आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। चलिए, तो ठोस अपशिष्ट का प्रबंध क्या है, नगरीय और औद्योगिक अपशिष्ट के कारण प्रभाव व नियंत्रण के उपाय लिखिए। अब इसको ना हम क्लियर करवाते हैं, पहले इंट्रोडक्शन। अब फिर मेरा बात समझ लीजिए, इंट्रोडक्शन और आपका जो है लास्ट में जो है कंक्लूजन, ये दोनों मिला के आपका 120-130 वर्ड में कंप्लीट करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इसको पेरा में चेंज करके लिखेंगे, यहाँ 80-90 वर्ड लिख दिए, 100 वर्ड लिख दिए, ऐसा नहीं। एकदम याद रखिएगा मेरा, 60 वर्ड एकदम एक्यूरेट होता है। कम ज़्यादा होता है थोड़ा बहुत, यानी 120 वर्ड्स के आसपास में या 100 वर्ड्स के आसपास में आपको खत्म कर देना लिख के किसको, इंट्रोडक्शन को। चलिए, तो इसका इंट्रोडक्शन क्या हो जाएगा, तेजी से बढ़ते शहरीकरण, औद्योगिकीकरण तथा उपभोग आधारित जीवन शैली के कारण ठोस अपशिष्ट सॉलिड वेस्ट की मात्रा निरंतर बढ़ रही है। क्या है, तेजी से बढ़ते शहरीकरण। अब देख रहे हैं कि हम लोग का जीवन शैली क्या है, गांव से शहर की ओर बढ़ रहा है, तो शहर में बहुत सारी समस्या है, तो तेजी से बढ़ते शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, बहुत सारा इंडस्ट्री लग रहा है, उपभोग आधारित जीवन शैली, हम लोग का जीवन शैली क्या है, उपभोग आधारित हो गया, के कारण ठोस अपशिष्ट सॉलिड वेस्ट की मात्रा निरंतर बढ़ रही है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अब देखिए यहाँ पे इंग्लिश में लिखे हैं, तो आप नहीं भी लिखिएगा आपका चल जाएगा, हम इसलिए लिख दिए हैं कि अच्छा लगे और कोई रीजन नहीं है लिखने का। तो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एक बार लिख दीजिएगा तो बढ़िया रहेगा, ताकि इंग्लिश में भी हो जाए। तो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से आशय अपशिष्ट के संग्रह, पृथक्करण, परिवहन, पुनर्चक्रण, उपचार तथा सुरक्षित निपटान की वैज्ञानिक प्रक्रिया से। क्या लिखा गया कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से आशय अपशिष्ट के संग्रह, पृथक्करण, परिवहन, पुनर्चक्रण, उपचार तथा सुरक्षित निपटान की वैज्ञानिक प्रक्रिया से है, जिससे पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य पर इसके दुष्प्रभावों को न्यूनतम किया जा सके। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का इंट्रोडक्शन यहाँ देखिए बहुत बढ़िया तरीका से लिख दिया गया है कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण, औद्योगिकीकरण तथा उपभोग आधारित जीवन शैली के कारण ठोस अपशिष्ट सॉलिड वेस्ट की मात्रा निरंतर बढ़ रही है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से आशय अपशिष्ट के संग्रह, पृथक्करण, परिवहन, पुनर्चक्रण, उपचार, सुरक्षित निपटान की वैज्ञानिक प्रक्रिया से है, जिससे पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य पर इसके दुष्प्रभावों को न्यूनतम किया जा सके। अब देखिए इसका काम आपका खत्म हो गया इंट्रोडक्शन का। थोड़ा सा हम करेंट डाटा डाल दिए हैं, जो क्वेश्चन का डिमांड था। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय MOHUA, देखिए यहाँ लिखा है वर्तमान डाटा या संदर्भ, अब कुछ भी लिख सकते, वर्तमान डाटा लिख दीजिएगा अच्छा रहेगा। वर्तमान डाटा के संदर्भ, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय MOHUA, इसका फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। याद रखिएगा इसका स्थापना 1952 में हुआ था। क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इसका स्थापना 1952 में हुआ था। कि रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रतिदिन लगभग 1.50 लाख मीट्रिक टन नगरीय ठोस अपशिष्ट MSW, जो है आपका MSW का फुल फॉर्म होता है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, नगरीय ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है। क्या बोला गया कि आपका MOHUA आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रतिदिन लगभग 1.5 लाख मीट्रिक टन नगरीय ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है, जिसमें से केवल 70 से 75% ही एकत्र हो पाता है। मतलब 1.5 लाख मीट्रिक टन का मात्र जो है 70-75% ही एक जगह इकट्ठा हो पाता है, अदरवाइज यहाँ वहाँ सब फेंक दिया जाता है। आप देखते होंगे कि नाली में, अब फील्ड में, ग्राउंड में, अब देख रहे हैं यहाँ वहाँ फेंका रहता है, सब हो जाता है। और मात्र 50-60% का प्रोसेसिंग यानी प्रोसेसिंग हो पाता है, यानी 70-75% तो हम इकट्ठा करते हैं, उसमें से मात्र 50 और 60% का ही प्रोसेसिंग हो पाता है, यानी 50% जो है बेकार चला जाता है, उसको हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं। तो क्या हो गया करंट डेटा में, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रतिदिन लगभग 1.5 लाख मीट्रिक टन नगरीय ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है, जिसमें से केवल 70-75% ही एकत्र हो पाता है और मात्र 50-60% का प्रसंस्करण प्रोसेसिंग हो पाता है।
अब देखिए ये हो गया आपका करंट डाटा डाल दिया। अब देखिए ये ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, यहाँ पूछा क्या है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्या है। यहाँ से तो बहुत सारा क्लियर हो गया था आपका इंट्रोडक्शन से, लेकिन हम थोड़ा सा क्या ना क्वेश्चन ही पूछा है क्या है, तो ये हमको लगा कि नहीं इसको भी देखिएगा 32 नंबर का क्वेश्चन है, तो मान के चलिए ये 8 नंबर का है, नगरीय और अपशिष्ट के कारण ये 8 नंबर का होगा, प्रभाव इफेक्ट ये 8 नंबर का होगा, और नियंत्रण के ऊपर ये 8 नंबर का होगा, यानी सबको डिवाइड कीजिएगा तो 8 नंबर में, तो 8 नंबर का ये 8 नंबर का है, तो इसके हिसाब से हम क्या किए कि यहाँ पे लिख दिए हैं कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यह एक समन्वित प्रक्रिया इंटीग्रेटेड प्रोसेस है जिसमें निम्नलिखित चरण सम्मिलित है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एक समन्वित प्रक्रिया है, आपका जो है कोऑर्डिनेशन या इंटीग्रेटेड प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित चरण सम्मिलित है। क्या है? अपशिष्ट का पृथक्करण करना, पहला काम क्या, अपशिष्ट का पृथक्करण करना, संग्रह एवं परिवहन, सबको क्या करना है एक जगह इकट्ठा करना है परिवहन के माध्यम से। तीसरा क्या, पुनः उपयोग और पुनः चक्रण, मतलब दोबारा यूज करना है रिसाइकलिंग करके। जैविक अपशिष्ट का कंपोजिटिंग यानी बायोगैस का निर्माण कर सकते हैं इससे हम। अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन वेस्ट टू एनर्जी कर सकते हैं, और वैज्ञानिक लैंडफिल द्वारा सुरक्षित निपटान। यानी ये आपका 6 पॉइंट हम लिख दिए हैं, इसे समझ में आ जाएगा कि प्रबंधन मैनेजमेंट किसका है, सॉलिड वेस्ट का। क्या क्या हो जाएगा, तो अपशिष्ट का पृथक्करण, संग्रह का परिवहन, पुनः उपयोग एवं पुनर्चक्रण, जैविक अपशिष्ट का कंपोजिटिंग या फिर बायोगैस का निर्माण, अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन वेस्ट टू एनर्जी, और वैज्ञानिक लैंडफिल द्वारा सुरक्षित निपटान। यानी आप देख पा रहे होंगे कि मैनेजमेंट ठोस अपशिष्ट मैनेजमेंट यहाँ पे आपका काम खत्म हो गया। इंट्रोडक्शन, करंट फैक्ट क्या है या क्या रूल है का प्रबंधन का, थोड़ा सा लेआउट टाइप का लिख दिया गया है। अब आइए जो क्वेश्चन का मेन बॉडी है वहां हम लोग आते हैं। नगरीय और औद्योगिक अपशिष्ट के कारण, नगरीय और औद्योगिक अपशिष्ट के कारण। नगरीय अपशिष्ट के कारण हम दो भाग में इसको डिवाइड करते हैं, अब एक जगह भी लिख सकते हैं। तो नगरीय और औद्योगिक बोला तो नगर का अलग लिख दिया हम और औद्योगिक का अलग दिए, एक ही में कम कम पॉइंट में खत्म कर दिए उसको। अब देखिए नगरीय अपशिष्ट के कारण पहला नंबर में क्या है, तीव्र शहरीकरण और जनसंख्या। 2 नंबर में क्या है, जीवन शैली में बदलाव। 3 नंबर में क्या, ई वेस्ट यानी ई कचरा। 4 नंबर में क्या है, स्रोत पर पृथक्करण का अभाव। आराम से समझिएगा, ज़्यादा डील नहीं कीजिएगा, ज़्यादा डील कीजिएगा ना तो बहुत हो जाएगा, इसलिए कम कम वर्ड में इसको लिख दिया गया है। तीव्र शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि, शहरों में आबादी बढ़ने से उपभोग की दर बढ़ रही है। शहरों में क्या, आबादी बढ़ने से उपभोग की दर यानी कि बढ़ रही है, तो उपभोग बढ़ेगा तो वेस्ट ज़्यादा होगा। जीवन शैली में बदलाव, यूज एंड थ्रो, हम लोग प्लास्टिक का देख रहे हैं, यूज कर रहे हैं फेंक देते हैं बाहर, बहुत सारा चीज़ हम लोग मोबाइल देख लीजिए ना कि यूज करते हैं फिर फेंक देते हैं बाद में। तो यूज एंड थ्रो संस्कृति, पैकेज्ड फूड जो हम लोग खाना मंगवाते हैं पैकेज करके, और प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग, मैंने जीवन शैली में बदलाव हो गया कि पहले का लोग जो है कागज़ पर निर्भर थे, अब प्लास्टिक में आ गए हैं। पहले के लोग बहुत सारी चीज़ को एक जगह रखते थे लेकिन अब फेंकने लगे हैं। यूज एंड थ्रो संस्कृति, पैकेज्ड फूड, प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग हो गया। ई कचरा, ई वेस्ट, तकनीकी प्रगति के कारण मोबाइल, लैपटॉप आदि का तेजी से खराब होना या बदलना, क्या है, ई कचरा, ई वेस्ट। अब जानते हैं, देखिएगा कभी शहर के कहीं कोना में आपको मिलेगा कि बहुत सारा जो है ना इलेक्ट्रिक सामान एक जगह इकट्ठा होता है। फील कीजिए कि एक गांव, हम लोग के झारखंड में इतना सारे गांव है, या आप कहीं का भी, धनबाद के हैं, बोकारो के हैं, चतरा के हैं, हजारीबाग के हैं, सोचिए कि एक जगह इकट्ठा होगा सबका फ़ोन या इलेक्ट्रिक गैजेट वगैरह, तो सोच रहे कितना होगा, तो वो सब कहाँ जा रहा है फिर, तो कहीं ना कहीं तो वो तो अपशिष्ट हो ही रहा है ना। तो वो सब कारण है कि तकनीकी प्रगति के कारण मोबाइल, लैपटॉप आदि का तेजी से खराब होना या बदलना। स्रोत पर पृथक्करण का अभाव, स्रोत पर पृथक्करण का अभाव, घरों के स्तर पर गीले, सूखे और खतरनाक कचरों को अलग न करना। हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक में डालें फेंक और एक जगह फेंक दिए, तो इस तरह करते करते, तो घर शहर का हम बात कर रहे हैं, गांव में तो भाई अलग कहानी, हम लोग गोबरडिंग बोलते हैं खोठा में, वहाँ क्या नहीं फेंका जाता, गोबर के नाम पे सब होता है भाई। तो सोचिए ना, वो भी तो कचरा का अड्डा हो गया आजकल। पहले गोबर डिंग में सिर्फ गोबर होता था, अलग कचरा अलग डालते थे, जो कि पहले लोग अनपढ़ थे फिर भी ऐसा काम करते थे। लेकिन आजकल देख लीजिए क्या हो रहा है, सब वहीं डाल देना है। अब वो धीरे धीरे क्या होगा, एक जगह इकट्ठा होगा, पूरा गांव का इकट्ठा होगा, सोचिए कितना कचरा हो रहा है। तो स्रोत पर पृथक्करण का अभाव, घरों के स्तर पर गीले, सूखे और खतरनाक कचरे का अलग न करना। तो ये हो गया नगरीय अपशिष्ट के कारण, 4 पॉइंट लिख दिए हम। औद्योगिक अपशिष्ट के कारण, अब इंडस्ट्रियल अपशिष्ट में क्या जाएगा, तीव्र औद्योगिकरण पहला नंबर में। दूसरा में क्या है, प्रौद्योगिकी का पुराना होना, जो इंडस्ट्रियल है उसका जो है टेक्नोलॉजी का पुराना होना। नियमों का ढीला परिवर्तन, ये 3 पॉइंट यहाँ हम लिखे हैं। देखिए औद्योगिक अपशिष्ट के कारण तीव्र औद्योगिकीकरण, रासायनिक, कपड़ा, चमड़ा और विनिर्माण उद्योग का संख्या में वृद्धि। अब क्या है कि धीरे धीरे जो है ना आपका केमिकल फैक्ट्री, कपड़ा फैक्ट्री, चमड़ा फैक्ट्री और विनिर्माण जो उद्योग है, इसका संख्या धीरे धीरे बढ़ रहा है। जितना बढ़ेगा उसका वेस्ट उतना आएगा। तो ये सब रीजन है, इंडस्ट्री पॉलिसी में आ जाएगा सब, आपका इंडस्ट्री अपशिष्ट में आ जाएगा सब। प्रौद्योगिकी का पुराना होना, टेक्नोलॉजी का पुराना होना, भारतीय उद्योगों में कचरा न्यूनीकरण, वेस्ट मिनिमाइजेशन
कि आधुनिक तकनीकों की कमी है। जितने सारे इंडस्ट्री है भारत में वो पुराना टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। उससे क्या है, जो कचरा का जो है ना न्यूनीकरण यानी वेस्ट का मिनिमाइजेशन की आधुनिक तकनीक का अभाव है, उन लोग नहीं कर पाते हैं। आप देखते होंगे कपड़ा फैक्ट्री के पास जाइए आपको मिल जाएगा तो बहुत सारा ऑप्शन देखने के लिए, चमड़ा फैक्ट्री के पास जाइए आपको मिल जाएगा कि चमड़ा का पानी कितना दूषित कर रहा है गंगा वगैरह का, तो आपको समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। नियमों का ढीला परिवर्तन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड SPCB इसका फुल होता है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स इन इंडिया। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, इंडिया कर दीजिए या झारखंड कर दीजिए, कुछ कर दीजिए, तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड SPCBS द्वारा नियमों का कड़ाई से पालन न कर पाना, या झारखंड सरकार है या आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हो, क्या कर रहे हैं कि उसका कड़ा से नहीं कर पा रहा। अब देख रहे हैं हर जगह घूस चलता है, हर जगह जो आपका ढीला कहानी है, तो यहाँ भी यही हो पाता है, नियमों का ढीला परिवर्तन। तो 3 पॉइंट था, तीव्र औद्योगिकरण, प्रौद्योगिकी का पुराना होना, नियमों का ढीला परिवर्तन। अब देख पा रहे होंगे नगरीय और औद्योगिक अपशिष्ट के कारण, ये भी आपका 8 नंबर का था। अब देखिए हम पूरा अच्छा से इसको डील कर दिए हैं, आप भी इसको डील कर दीजिएगा अच्छा तरीका से, काम हो गया। अब यहाँ हम 4 पॉइंट लिखे, 3 पॉइंट भी लिख सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। तो क्या हो गया, ठोस अपशिष्ट का प्रबंध क्या है, ये समझ में आ गया आप लोग को। नगरीय और औद्योगिक अपशिष्ट के कारण क्या है, ये भी लिख दिया गया। बहुत सारे लोगों को लगेगा ना कि यहाँ बहुत कम लिखे हैं, भाई हम कम नहीं लिखे हैं, अभी आपको लगेगा हम बहुत लिखे हैं, पहले वेट कीजिए, वेट एंड वॉच कीजिए, आपको लगेगा बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये हो गया आपका कारण, हो गया अब प्रभाव इफेक्ट, कि आपका ठोस अपशिष्ट का प्रबंध का प्रभाव क्या है, इफेक्ट क्या है। देखिए आपको हम करवाते हैं कि आपका यहाँ पे इफेक्ट, यहाँ 4 इफेक्ट है, 4 प्रभाव लिखे, बहुत सारा प्रभाव मिलेगा आपको 7-8, लेकिन यहाँ समझना है कि हमको वर्ड उतना ही लेना है जितना मेरा आंसर राइटिंग हो जाए। तो ठोस अपशिष्ट प्रबंध का प्रभाव क्या है, पर्यावरण प्रभाव 1 नंबर में, स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव 2 नंबर में, आर्थिक प्रभाव 3 नंबर में और सामाजिक प्रभाव 4 नंबर में। पर्यावरण प्रभाव 1 नंबर में, स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव 2 नंबर में, आर्थिक प्रभाव 3 नंबर में, सामाजिक प्रभाव 4 नंबर में। देखिए पर्यावरणीय प्रभाव, इसको क्या कहें हम, भूमि और जल प्रदूषण। पर्यावरण में क्या होगा, भूमि और जल प्रदूषण, कचरे से निकलने वाला जहरीला रिसाव भूजल को दूषित करता है। क्या करता है कि भूमि और जल प्रदूषण, जो भी कचरा निकलता है, कचरे से निकलने वाला जहरीला रिसाव जो है भूजल को दूषित करता है। लीचर जो होता है भूजल को दूषित करता है, भूमि और जल प्रदूषण, ये हो गया पहला। इसी में एक पॉइंट लिख दिए हम, वायु प्रदूषण। देखिए यहाँ पे क्या है कि पर्यावरण प्रभाव, पर्यावरण में कहाँ प्रभाव होगा, भूमि और जल में। जो कचरा से जो निकलने वाला जहरीला रिसाव होगा, लीचेट होगा ना, वो भूजल को दूषित करेगा, इससे आपका पर्यावरण इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा में क्या है, वायु प्रदूषण, लैंडफिल साइटों पर कचरा जलने से और मीथेन यानी CH4 गैस के उत्सर्जन से वायु गुणवत्ता खराब होती है तथा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। वायु प्रदूषण क्या हो जाएगा, लैंडफिल साइट पर कचरा जलने से, कचरा जलेगा लैंडफिल साइट में, क्या होगा, उससे मीथेन गैस का उत्सर्जन से वायु गुणवत्ता खराब होगी तथा ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा मिलेगा, बढ़ती है। तो आपका हो गया ये पर्यावरणीय प्रभाव खत्म। अगला नंबर में क्या, स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव। क्या है, स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव। देखिए स्वास्थ्य में हमें क्या प्रभाव पड़ेगा, मक्खियों, मच्छरों और चूहों के पनपने से डेंगू, मलेरिया, हैजा और प्लेग जैसी महामारियों का खतरा। क्या है, अब देखिए अब जल प्रदूषण होगा तो ये नहीं आएगा, मक्खी मच्छर चूहों से पनपेगा ना, तो मक्खियों से, मच्छरों से और चूहों के पनपने से डेंगू, मलेरिया, हैजा और प्लेग जैसी महामारियों पर खतरा हो जाएगा, मंडराने लगेगा। इससे क्या होगा, औद्योगिक कचरों में मौजूद भारी धातुएं जैसे लेड, मरकरी खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां पैदा करती है। देख रहे हैं हम क्वेश्चन को, इस तरह भी डायग्राम कभी कभी बना दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे सीधा सीधा लिखते हैं, सीधा सीधा नहीं लिखना भाई, देखिए यहाँ पे सीधा लिखने की जरूरत था, हम लिख दिए, देख रहे हैं। लेकिन जहां आपको मौका मिले कुछ कांड करने का, कुछ आपको अलग करने का, तो आप बिल्कुल अलग कीजिएगा। जो अलग करता है उसी को नंबर अलग मिलता है, जो सिंपल लिखता है उसको सिंपल आंसर राइटिंग में आपका सिंपल ही मिलेगा। तो आप कुछ अलग, अलग का मतलब ये नहीं कि आलतू फालतू काम कर लीजिएगा। अब कोई लड़की बहुत सुंदर दिख रही है और इतना मेकअप कर लेके और फालतू लगने लगी, और कोई एक सिंपल लड़की हल्का सा मेकअप करने लगी, सुंदर लगने लगी। लेकिन रियल में जो सुंदर थी वो मेकअप करके खराब कर ली, और जो वास्तविकता में खराब थी वो मेकअप करके अच्छा कर ली। तो यहाँ मेकअप वाला खेला है, तो इतना मेकअप नहीं कर देना है कि ओवर मेकअप हो जाए। तो ओवर मेकअप में आपका समझ आ जाएगा एक बहुत कार्टूनगिरी वाला काम किया है, तू नहीं करना, ऐसा काम करना, एट्रैक्टिव लगाना है, एट्रैक्टिव दिखाना है। एट्रैक्टिव का मतलब क्या होता है कि पर्सनैलिटी को डेवलप करना, आपका आंसर राइटिंग में ऐसा फ्रेमिंग करना है, आलतू फालतू फ्रेमिंग नहीं करना है, अब तरीका से लिखना है। स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव, मक्खियों, मच्छरों और चूहों के पनपने से डेंगू, मलेरिया, हैजा और प्लेग जैसी महामारियां पर खतरा बढ़ने लगेगी। औद्योगिक कचरे में मौजूद भारी धातु जैसे लेड, मरकरी खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर कैंसर जैसी बीमारियां, गंभीर बीमारियां
पैदा करती है। 2 पॉइंट खत्म हो गया। अब तीसरा में क्या, आर्थिक प्रभाव। देखिए मैं अलग निकाल दिए हैं। आर्थिक प्रभाव में क्या हो जाएगा, उपचार एवं स्वास्थ्य में वयम वृद्धि। अब बीमार पड़िएगा, आपको हो गया ना भाई, यहाँ हैजा हो गया, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, प्लेग हो गया, कैंसर हो गया, तो क्या होगा, उपचार एवं स्वास्थ्य में वृद्धि होगा, आपका पैसा वहाँ इन्वेस्ट होगा। कृषि उत्पादकता में कमी। देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि आपका जो है, यहाँ पे पढ़े आपकी भूजल का दूषित होना। अब पानी दूषित है तो धीरे धीरे हमारा जो है क्या होगा, मिट्टी खराब हो जाएगा। तो कृषि प्रोडक्शन क्या होगा, मेरा खराब होगा, मिट्टी खराब होगा तो मेरा कृषि का प्रोडक्शन भी खराब होगा, तो कृषि उत्पादकता में कमी हो जाएगा। पर्यटन एवं निवेश पर नकारात्मक प्रभाव। अब झारखंड पर्यटन के लिए बहुत अच्छा जगह है, लेकिन झारखंड का इंडिया का ही बात कर लें, लेकिन आप सोचिए उत्तराखंड वगैरह हो गया, नैनीताल वगैरह हो गया, अब वह पूरा गंदा हो जाएगा, तो कौन जाएगा घूमने के लिए, कौन नहीं जाएगा घूमने के लिए। जम्मू कश्मीर सोचिए गुलमर्गा बहुत अच्छा लग रहा है, अब वो प्लास्टिक कचरा हो जाएगा, कौन जाएगा घूमने, कौन नहीं जाएगा। तो ये पर्यटन निवेश पर नकारात्मक प्रभाव क्या हो जाएगा, उपचार एवं स्वास्थ्य में वृद्धि, कृषि उत्पादकता में कमी, पर्यटन एवं निवेश पर नकारात्मक प्रभाव। तो ये आपका 3 नंबर पॉइंट खत्म। 4 नंबर में क्या है, सामाजिक प्रभाव। शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता का संकट। शहरी क्षेत्र में क्या होगा, स्वच्छ नहीं मिल पाएगा, वहाँ संकट है। निम्न आय वर्ग के लोगों पर असमान प्रभाव। अब जो निम्न आय वर्ग का लोग है, यदि बीमार पड़ जाएगा, कुछ उसको प्रॉब्लम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो आगे ही नहीं बढ़ पाएगा, जिंदगी भर घूमते रहेगा। तो ये आपका 4 पॉइंट हो गया खत्म। देखिए आपका क्या है यहाँ क्वेश्चन में कि आपका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्या था, वो 8 नंबर का हमको खत्म हो गया। 8 नंबर का काम यह होगा, नगरीय और औद्योगिक अपशिष्ट के कारण, दोनों का डिवाइड कर दिया। 8 8 16 नंबर का ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के प्रभाव। अब ये हो गया 8 नंबर। 24 नंबर का काम जो मेन बॉडी वाला काम था वो खत्म हो गया। अब क्वेश्चन में लास्ट जो मेन बॉडी पूछा है, नियंत्रण के उपाय, कंट्रोल मेजर्स। इसके बाद जो है आपका सिर्फ जो आपका बैकअप वाला खेल हम लोग खेलेंगे, बैकअप वाला चीज़ समझाएंगे कि क्यों ऐसा किया जाता है। तो नियंत्रण के उपाय, कंट्रोल मेजर्स, 4 पॉइंट यहाँ भी लिखे हैं। देखिए अब इतना ही लिखिएगा ना, आपको काम हो जाएगा। मेरा बात समझिएगा। इंट्रोडक्शन हो गया, करेंट डेटा हम डाल दिए, क्या है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उसको लिख दिया गया, फिर इसका जो है पॉइंट को डील कर दिया गया, नगरीय और औद्योगिक अपशिष्ट के कारण, दोनों भाग को डिवाइड करके कम कम वर्ड्स में डील कर दिया गया। ठोस अपशिष्ट के प्रभाव, इसका इफेक्ट क्या है, इसको 4 पॉइंट में डील कर दिए बढ़िया से, आसानी से। अब देखिए नियंत्रण के उपाय, कंट्रोल मेजर्स, ये क्या है, वैज्ञानिक निपटान, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व ईपीआर, वेस्ट टू एनर्जी 3 नंबर पॉइंट में हो जाएगा, सी नंबर में। अगला क्या है, सख्त कानून। 4 पॉइंट में खत्म करना का बहुत सारा यहाँ पे आपका बॉडी था। तो देखिए नियंत्रण के उपाय, कंट्रोल मेजर्स, पहला है वैज्ञानिक निपटान, दूसरा में विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व ईपीआर। ईपीआर का फुल फॉर्म होता है आपका, इसका फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडर प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। थोड़ा देख लीजिएगा, हम भूल रहे हैं तो थोड़ा सा आपको याद कर रहेगा। तो ये हो जाएगा वैज्ञानिक निपटान हो जाएगा, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व ईपीआर, वेस्ट टू एनर्जी, सख्त कानून। ये 4 पॉइंट, इस चारों पॉइंट को हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। अब यहाँ देखिए वैज्ञानिक निपटान, कंपोजिटिंग यानी जैविक कचरे से खाद बनाना, उसको कंपोजिटिंग कहता है, और बायोमेथनेशन का बढ़ावा देना। इसका क्या उपाय हो सकता है कि वैज्ञानिक निपटान, हम लोग जो निपटान करते हैं, जो जितने सारे जो यूज है उसका निपटान थोड़ा साइंटिफिक तरीका से करें, जैसे कंपोजिटिंग। इससे क्या होगा, जैविक कचरे से खाद बना सकते हैं, तो खाद बनाना, और बायोमेथनेशन को बढ़ावा देना, बायोमेथनेशन को बढ़ावा देना, पहला नंबर पॉइंट था। ए नंबर। बी में क्या है, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व ईपीआर, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो यहाँ पे क्या, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व से प्लास्टिक और ई कचरा प्रबंधन नियमों के तहत कंपनियों को अपने उत्पादों के कचरों को वापस लेने के लिए बाध्य करना। या क्या बोला गया, प्लास्टिक और ई कचरा प्रबंधन नियमों के तहत कंपनियों को अपने उत्पादों के कचरों को वापस लेने के लिए बाध्य करना, जो भी कंपनी से काम कर रहा है। तो बी, वेस्ट टू एनर्जी, वेस्ट टू एनर्जी एकदम इसे पॉइंट लिखिएगा, वेस्ट टू एनर्जी, गैर पुनर्चक्रण योग्य उच्च कैलोरी मान वाले कचरे से बिजली या ईंधन बनाना, आरडीएफ बनाना। अब देखिए क्या है यहाँ पे, गैर पुनर्चक्रण योग, मतलब जो दोबारा जो रिसाइकल नहीं हो सकता है, उसको जो उच्च कैलोरी मान वाले कचरे से बिजली या ईंधन यानी आरडीएफ बनाना, ये काम हो गया सी नंबर का। फिर देखिए डी नंबर में क्या, सख्त कानून। कानून जो है जैसे हम लोग पढ़े थे अभी आपका एसपीसी वाला, यहाँ पे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो लचीला है, तो इसको लचीला नहीं करना है, इसको क्या करना है, अच्छा बनाना है, इसको बढ़िया से करना है। तो देखिए सख्त कानून, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016। देखिए ये सब क्वेश्चन ना, जो 80 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछता है, ये सब पूछ सकता है वहाँ पे, इसलिए ध्यान से सब रखिएगा याद। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 का जमीनी स्तर पर कड़ाई से कार्यान्वयन करना, ये हो गया आपका 4 नंबर पॉइंट। तो देखिएगा क्वेश्चन का मेन बॉडी हम आपको जो है बहुत बढ़िया तरीका से समझा दिए। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, नगरीय और औद्योगिक अपशिष्ट के कारण, ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन के प्रभाव और नियंत्रण के उपाय। यदि आप मेरा बात समझिए, यदि कोई बच्चा तैयारी कर रहा होगा ना नोट्स का,
तो ये ना ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्या है, इसी में 400-500 वर्ड लिख देगा। ये जो है ना, इसका कारण क्या है, इसमें आपका दुनिया भर का पॉइंट आ जाएगा। ये जो प्रभाव है, प्रभाव 500-700 वर्ड में आ जाएगा, और आपका उपाय तो 10-12 पॉइंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ आपको 5 से 600 वर्ड, मैक्सिमम 700 वर्ड बहुत अब लिख दिए तो उतना ही वर्ड में लिखना है, ताकि आप अगला क्वेश्चन कर पाइए। समझिए कि यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन लिखना है भाई 4 घंटा 3 घंटा में। यहाँ समझिए, एक क्वेश्चन यहाँ से सेक्शन ए से, फिर 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, यानी 5 क्वेश्चन लिखना है आपको 3 घंटा में। 3 घंटा भी नहीं है, यहाँ उसके पहले आपका पूरा ऑब्जेक्टिव है। यहाँ 20 क्वेश्चन जो आपको बनाना है, कम से कम 5-10 मिनट यहाँ पे ले लेगा। उसके बाद पहले आपको ओमेगा एसिड भरना है, 2 बार आपको साइन करना है, पानी पीना है, थोड़ा रेस्ट लेना है। आपका हाथ तो चलते रहेगा लेकिन दिमाग थक जाएगा। तो यहाँ समझिए, एक क्वेश्चन, यहाँ 5 क्वेश्चन है, तो आपको कितना टाइम मिलेगा 3 घंटा में। अब कैलकुलेट कर लिए 30 से 35 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। तो आप थोड़ा समझिए चीज़ को कि कैसे आपको आंसर राइटिंग करना है। इसलिए बहुत वर्ड एक ही जगह मत फंस जाइएगा। यहाँ गेम है फंसना। आप जहाँ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन किया, इसी में फंस गए तो यहाँ पहुँच ही नहीं पाएंगे। जब पहुँचेंगे नहीं तो अब 8 नंबर का काम किए मात्र। अब पहुँचेगा यहाँ तो 16 नंबर का, अब पहुँचे यहाँ तो 24 नंबर का, ये छूट गया तो वो छूट गया फिर 8 नंबर। तो जो क्वेश्चन, जो कॉपी जो चेक करेगा ना आपका, ये सब सेक्शन को देखता है, तब आपका नंबर इंप्लीमेंट करता है। इसलिए याद रखिएगा कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन के अनुरूप हर एक सेक्शन को छूने का प्रयास कीजिए। और हमेशा इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, करंट डाटा, करंट का मतलब घोल के पी नहीं जाना, करंट को हल्का हल्का फेंक डाल देना है। और जहाँ भी आपका क्वेश्चन है, वे फॉरवर्ड, आगे की राह, इकोनॉमिक्स में, इन्वायरमेंटल साइंस में, जहाँ क्वेश्चन का डिमांड है वहाँ, अभी नहीं कि हिस्ट्री में हम डाल दिए, ज्योग्राफी में बहुत सारा सेक्शन होगा, वहाँ आप डाल सकते हैं कुछ कुछ करके, तो वहाँ पर डाल देना। अभी नहीं कि झारखंड का हिस्ट्री है वहाँ डाल दें, बिरसा मुंडा, वो आगे की राह क्या लिखिएगा, वहाँ तो नहीं लिखना है ना भाई। तो ये वे फॉरवर्ड लिखना है, लेकिन ज़रूरत के अनुसार लिखना है। अब देखिए, यहाँ हो गया आपका इंट्रोडक्शन, यहाँ पूरा आपका कहानी समझा दिया पूरे बढ़िया तरीका से। अब हम लोग सीधा जो क्वेश्चन का जो है, जो यही है वे डिमांड, आगे की राह, सुझाव। इससे क्या होगा ना कि आपका जो है आंसर राइटिंग और एट्रैक्टिव होगा। ये दिखाता है कि आप क्या सोच रहे हैं समाज के प्रति, या आप क्या जो ठोस, अभी आप जो पढ़े हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, इसमें आपका क्या राय है, आप क्या सुझाव दे रहे हैं, आप क्या चाह रहे हैं कि समाज में क्या परिवर्तन कर सकते हैं, इसमें आपका भूमिका क्या है। तो ये ना, ये दिखाता है कि मेरा भूमिका क्या है, ये तो ये देना बहुत जरूरी है। तो आगे की राह, वे फॉरवर्ड, 5-4 आप पढ़े होंगे, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल और रिकवर सिद्धांत को अपनाना। सिंपल सा चीज लिख दिया है कि रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और रिकवर सिद्धांत को अपनाना, ये अपने आप में अट्रैक्टिव हो गया। बी केंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन, बी केंद्रीकृत आप जानते हो डिसेंट्रलाइज, तो बी केंद्रीकृत अपशिष्ट का प्रबंधन, वार्ड स्तर पर ही गीले कचरे से खाद बनाने की व्यवस्था की जाए ताकि लैंडफिल का दबाव कम हो, वार्ड स्तर पर। 2 हो गया। अनौपचारिक क्षेत्र का एकीकरण, अनौपचारिक क्षेत्र का एकीकरण, कचरा बीनने वालों, रेक पिकर्स को औपचारिक पहचान पत्र और स्वास्थ्य बीमा देकर मुख्य धारा में शामिल किया जाए। यानी जो कचरा बीन रहा है, हम लोग बुड़बक आदमी नहीं है, हम लोग गरीब आदमी नहीं है, उन लोग समाज का जो है बिखरा हुआ लोग नहीं है, अपेक्षित लोग नहीं है, उनको भी सम्मान देना है। कचरा बीनने वाले रेक पिकर्स को औपचारिक पहचान पत्र, मैंने कार्ड देना है भाई, उन लोग को पहचान पत्र देना है उन लोग को भी। और स्वास्थ्य बीमा, मैंने बीमार पड़ जाता है उन लोग को, तो हेल्थ इंश्योरेंस से मिलना चाहिए, देकर मुख्य धारा में शामिल किया जाए। 3 नंबर पॉइंट, व्यवहार परिवर्तन, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत कचरा मुक्त शहरों के लिए जन भागीदारी को बढ़ावा दे। क्या है? व्यवहार परिवर्तन, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत कचरा मुक्त शहरों के लिए जन भागीदारी को बढ़ावा दिया जाए। अब देखिए, आगे की राह में बहुत सारा पॉइंट होगा, हम 4 ही पॉइंट लिखे हैं। जो एट्रैक्टिव है, काम हो गया मेरा, तो ये आपका हो गया पूरा कहानी। अब देखिए, हम ना यहाँ पे एक पोएम लिख दिए छोटा सा, 4 मैंने आपका 1 2 3 4 पैरा का जो पोएम है आप देख सकते हैं। आप भी इसको लिख सकते हैं। ये सब लिखिएगा ना, तो ये सब कोई जल्दी लिखता नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा मार्कर लग गया था, तो आप भी ये सब ना लिख सकते हैं। लिखने से क्या होगा, आपका आंसर राइटिंग और एट्रैक्टिव होगा। ये जल्दी लिखेगा नहीं। आप समझिए कि जेपीएससी में लगभग 100 सीट है, 100 का 15 गुना कर दीजिए, यानी 1500 लोग आंसर राइटिंग करेगा। 1500 लोग में तो आप एटलीस्ट जान लीजिए कि कम से कम 700-800 लोग नए हैं, यानी 600-700 ही लोग हैं जिसके साथ कंपटीशन है। और उस कंपटीशन में बहुत सारे लोग 2 बार 3 बार लिखे होंगे, लेकिन ये सब आप लिखिएगा ना, तो आप सबको पीछे छोड़ के आप आगे आ जाइएगा। तो ये सब थोड़ा लिखना जरूरी है, आपका आंसर राइटिंग और एट्रैक्टिव और बढ़िया। आप नहीं भी लिखेगा आपका काम हो जाएगा, लेकिन लिख दीजिएगा ना, तो आपका बहुत बेहतर हो जाएगा। देखिए क्या है, तरक्की की अंधी दौड़ में हम ये कैसा मुकाम लिख रहे हैं। तरक्की की अंधी दौड़ में हम ये कैसा मुकाम लिख रहे हैं। हवाओं में जहर और जमी पर
कचरे का अंबार लिख रहे हैं, एकदम उसी से जुड़ा हुआ है जो आप यहाँ पे अभी लिख रहे हैं। जो आपको क्वेश्चन है ठोस अपशिष्ट का प्रबंध क्या है, इसी से जुड़ा हुआ पूरा है। आप पढ़िए, तरक्की की अंधी दौड़ में हम ये कैसा मुकाम लिख रहे हैं, हवाओं में जहर और जमी पर कचरे का अंबार लिख रहे हैं। अगर आज ना संभले हम इस अपशिष्ट के सैलाब से, अगर आज ना हम संभले इस अपशिष्ट के सैलाब से, तो सोचो आने वाली नस्लों को हम आने वाली नस्लों को हम कैसा जहान दे रहे हैं। देख रहे हैं, इसी से जुड़ा हुआ लिख दिया गया। क्या लिखा गया, तरक्की की अंधी दौड़ में हम ये कैसा मुकाम लिख रहे हैं, हवाओं में जहर और जमी पर कचरे का अंबार लिख रहे हैं। अगर आज न संभले हम इस अपशिष्ट के सैलाब से, तो सोचो आने वाली नस्लों को हम कैसा जहान दे रहे हैं। ये हो गया। आप नहीं भी लिखिएगा चलेगा, लिखिएगा तो बढ़िया। यदि आपको 1 नंबर 2 नंबर भी एक्स्ट्रा मिल रहा है लोगों से, तो अब धीरे धीरे ना बहुत ऊपर चल जाइएगा। अब देखिए यहाँ कंक्लूजन, निष्कर्ष। अब कंक्लूजन बार बार बोल रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्यूशन आपका विचार, प्रॉब्लम सॉल्यूशन आपका विचार, प्रॉब्लम सॉल्यूशन आपका विचार। ये तीनों यहाँ काम करना है, ये दिमाग में रखिएगा। निष्कर्ष का मतलब ही यही होता है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केवल एक नागरिक जिम्मेदारी नहीं है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केवल एक नागरिक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बल्कि यह सतत विकास लक्ष्यों SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11। देखिए 17 SDG, आप 17 याद कर लीजिएगा। यदि आप 17 याद कर लिए ना, तो कहीं अब मेरा जितना आंसर राइटिंग देखिएगा, हमको जहाँ मौका मिला SDG को यूज किए, जहाँ जहाँ हमको मौका मिला, इकोनॉमिक्स में हमको मौका मिला, जहाँ जहाँ हमको मिला वहाँ पे SDG का हम यूज किए। तो 17 को याद कर लीजिएगा। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केवल एक नागरिक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 11 में जो दिया गया है, SDG 11 सतत शहर और समुदाय तथा SDG 12 जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन। एकदम याद रखिए, 11 में क्या है, सतत शहर और समुदाय, तथा SDG 12 में क्या है, जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन। तो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केवल एक नागरिक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की अनिवार्य शर्त है। और इसमें 11 और 12 हम आपका जो है ब्रैकेट में लिख दिए हैं। आपका जो है को प्राप्त करने का अनिवार्य शर्त है तकनीकी नवाचार, प्रशासनिक इच्छा शक्ति और नागरिक जागरूकता के त्रिकोणीय समन्वय से। क्या लिखा गया है, तकनीकी नवाचार, प्रशासनिक इच्छा शक्ति और नागरिक जागरूकता के त्रिकोणीय समन्वय से ही हम भारत के शहरों को कचरों के ढेरों से मुक्त कर एक स्वच्छ और स्वस्थ भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। क्या लिखा गया, त्रिकोणीय समन्वय से ही हम भारत के शहरों को कचरों के ढेरों से मुक्त कर एक स्वच्छ और स्वस्थ भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ बहुत सारे बच्चे क्या गलती करेंगे हम बताते हैं आपको। यहाँ लिखा गया है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्या नगरीय, यहाँ गांव के बारे नहीं लिखा गया है, इसलिए अब गांव को यहाँ पे घुसाने का प्रयास नहीं कीजिएगा। ये शहर के बारे में पूछा है, तो हमेशा जो देखिए हम लास्ट में लिखे भी क्या है, शहरों को कचरों के ढेरों से मुक्त कर एक स्वच्छ और स्वस्थ भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, गाँव नहीं लिखे हैं। बस समझे। तो आप देख पा रहे होंगे कि पूरा जो है आंसर राइटिंग आपका हो गया कंप्लीट आज का दोस्तों। तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, किस तरह आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है ये भी हमको बताने का प्रयास करें, और आपको जितना हो सकता है वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको जेन्युइन जरूरत है दोस्तों। और देखिए अब जो अगला जो क्वेश्चन हम करवाएंगे ना आपको, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों परिमाणों और कारणों का वितरण प्रस्तुत कीजिए। जलवायु परिवर्तन के परमाणु और कारणों का वितरण प्रस्तुत कीजिए, ये आपको हम करवाने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए आंसर राइटिंग में, एक नए ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ। तब तक सबको जोहार झारखंड, जय झारखंड।